चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपर सेंसिटिविटी, पे अटेंशन। अच्छा जी, क्या जहन में आता है आपका? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का ज़्यादा हो जाना। हाइपर सेंसिटिविटी क्या कहलाती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन that refers to the undesirable, damaging, discomfort producing and sometimes fatal reaction produced by the normal immune system. Hypersensitivity refers to the undesirable, damaging, discomfort producing and sometimes fatal reactions produced by the normal immune system. The term allergy. What is allergy? The term allergy is first time used by the Leon Perquit in 1906 that describe a change or altered reaction in the body is called allergy. जो एलर्जी की टर्म है सबसे पहले लियोन पेरक्विट ने डिस्क्राइब की थी, उनके मुताबिक कोई भी ऑल्टर्ड या चेंज रिएक्शन है इन द बॉडी, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रूटीन्स, नॉर्मल रिएक्शन के अलावा कोई भी ऑल्ट्रेशन है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी। अकॉर्डिंग टू कुछ आपकी जो है ना वो सोसाइटीज़ होती हैं, ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक एलर्जी इज़ अ स्पेसिफिक hypersensitivity of an individual to the foreign particle, usually a protein to which specific individual is exposed. मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो सोसाइटी है इम्यूनोलॉजिकल, ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है कि एलर्जी जो है ना वो स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किससे? कि वो हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी इंडिविजुअल की फॉरेन पार्टिकल से, दैट इज़ एक्सपोज्ड। एलर्जी कैसे होती है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल दैट इज़ कम कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल स्पेसिफिक पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी। सपोज़ करें कि आपने सुना होगा किसी को जो है ना नेज़ल एलर्जी है, आई से एलर्जी है, ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया ना। आई एलर्जी है, नेज़ल एलर्जी है, या जो है ना वो फूड एलर्जी है। कुछ चीज़ें हैं फूड से एलर्जी भी होती है, आप कुछ चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी पड़ती है, वो नहीं खा सकते, फूड एलर्जी है, स्किन एलर्जी है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश वो है इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है, उनके मुताबिक एलर्जी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ फॉरेन पार्टिकल दैट कम क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? एन एंटीबॉडी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। जब कोई भी एंटीजन है, एंटीजन क्या है? व्हाट इज़ एंटीजन? फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होगा, अगर वो फॉरेन पार्टिकल है तो वो क्या हो सकता है आपके लिए? हार्मफुल भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। एलर्जन क्या है? एंटीजन जो है ना वो आपका फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज़ जो है ना द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज़ व्हेन इंडिविजुअल बॉडी कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनी फॉरेन पार्टिकल। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल है अगर वो बॉडी से क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने शुरू होती हैं बॉडी में? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कैसे पैदा होती हैं, इनका क्या रोल होता है, आपकी बॉडी में कितनी तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, 4 तरह की टाइप्स होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।
कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। फ़िलहाल एंटीबॉडी जो है ना वो क्या होती है कि जब एलर्जी होती है उसकी सूरत में कोई भी एंटीजन है। अब एंटीजन क्या हो सकता है वो आप आज सारे जो है ना वो एंटीजन जो है ना कोई भी एलर्जन हो सकता है। एलर्जन मे कॉज द एलर्जी। तो आज आप जो है ना एंटीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप एंटीबॉडी जो है ना वो कैसे वर्क करती हैं और कैसे जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, और आपकी बॉडी में अगर एलर्जी है तो कौन सी टाइप की एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ एलर्जी। सपोज करें नोज़ है, अगर किसी को नोज़ की एलर्जी है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा, दैट इज़ कॉल्ड। जब भी आपकी कोई टर्म आप सुने, कोई भी टर्म सुनते हैं, आइटस होता है ना जिसके नाम के साथ, आइटस ITIS, जिस नाम के साथ भी ये होता है ना उसको आप कंसीडर करें कि वो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। ठीक है, किसी भी टर्म के साथ आखिर में जो ये वाला वर्ड लगा होता है ना आइटस, तो उसको आप समझ लें कि वो उस चीज़ की स्वेलिंग है। ठीक है, अब अगर नेज़ल एलर्जी है, एलर्जिक रिनाइटस इज़ द एलर्जी ऑफ द नोज़। इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें स्वेलिंग हो जाती है नेज़ल कैविटी की, और इसे हम कहते हैं एलर्जिक रिनाइटस। आइटस आ गया ना, रिनाइटस नेज़ल एलर्जी। इसके बाद है साइनसिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस। आपकी जो नोज़ है इसके गिर्द जो है ना आपकी कुछ साइनसेस मौजूद होती हैं। जब एलर्जी होती है या आपको फ्लू होता है सपोज़ करें, तो वो बाहर अगर वो फ्लू जो है ना वो आउट नहीं होता तो वो आपके साइनसेस हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो साइनसेस फिल हो जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? स्वेलिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जिक साइनोसाइटिस। क्लियर? थर्ड वन इज़ द आइस की जो एलर्जी है उसमें क्या सिम्टम्स होंगे? रेडनेस होगी, इचिंग ऑफ द कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एयरवेज स्नीजिंग का मतलब क्या है? छींके आना, कफिंग, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? अगर एयरवे की एलर्जी क्या है? एयरवेज एलर्जी, सांस की नाली में सांस के जो निज़ाम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? तंग हो जाना। कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो आपकी वो आर्टरीज हैं, जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके जो वो उनका जो है तंग हो जाना, इसलिए कह रहे हैं ब्रोंको किसे निकला है? ब्रोंक्यूल से निकला है ना, तो वो एयरवे से रिलेटेड है, और ब्रोंको किससे रिलेटेड है? एयरवे से। तो इसका मतलब है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। वीजिंग का मतलब है वो जो हैवी साउंड्स आती हैं चेस्ट से हैवी साउंड्स सुनाई दे रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीजिंग। एंड डिस्पनिया का मतलब क्या है? डिस्पनिया, शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना इज़ द डिस्पनिया, शॉर्टनेस इन ब्रीथ। समटाइम अटैक्स ऑफ एस्थमा, समटाइम आल्सो रेफर टू अटैक एस्थमा। ईयर्स में फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबली पेन एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, रैशेस। स्किन से जो एयर से रिलेटेड एलर्जी होगी उसमें क्या होगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप एक जो वो है आपको जो है ना वो भारी लगता है, साउंड्स जो है ना वो आप सुनते हैं लेकिन आपको एक फुलनेस महसूस हो, दोनों ईयर्स में फुलनेस महसूस होती है। उसके साथ पॉसिबली पेन और इम्पेयर्ड हेयरिंग। अगर इन्फ्लेमेशन होगी, एलर्जी होगी, तो उसमें आपकी जो हेयरिंग है वो भी इम्पेयर्ड होगी। स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी होगी उसके सिम्टम्स क्या होंगे? रैशेस और एक्जिमा। एक्जिमा इज रेडनेस ऑफ द स्किन। हाइस और अर्टिकेरिया,
जो स्किन एलर्जी होती है उसके लिए पॉसिबली दो ही टर्म्स यूज़ होती हैं। कौन सी? हाइव्स, एक्जिमा, एक्जिमा जनरल टर्म, एंड हाइव्स और द अर्टिकेरिया इज कॉल्ड द स्किन एलर्जी। GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके लिए एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग एंड डायरिया आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ये थे आपके सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नेक्स्ट है हमारा कि एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जेंस आर द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट प्रोवोक रिएक्शन, दैट प्रोवोक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जेंस क्या है? फॉरेन बॉडी है, आउटसाइड बॉडी है, ये आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन बॉडी है जो कि आपकी स्किन से कांटेक्ट में आती है तो इट विल प्रोड्यूस द स्किन एलर्जी। आपके नेज़ल से कांटेक्ट में आती है तो इट विल प्रोड्यूस द नेज़ल एलर्जी। अगर वो आपकी आई से कांटेक्ट में आती है तो विल प्रोड्यूस द आई एलर्जी, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। कॉमन एलर्जेंस जो है ना, दैट प्रोवोकेशन, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जेन क्या है? ये वो सब्सटेंस है दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, और ये वो पार्टिकल होते हैं सम टाइम जो है ना आपके इम्यून सिस्टम के मुताबिक फॉरेन पार्टिकल इसको डिटेक्ट करते हैं, और सम टाइम डेंजरस पार्टिकल, एंड सम टाइम जो है ना ये कोई कांटेक्ट में आ भी जाते हैं लेकिन कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते। एलर्जेंस हैं, आप बाहर इतना सब वो जो है ना, सपोज करें आप बाहर जो है ना एक ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी हर्ब है जिससे जो है ना सम कांटेक्ट में आते हैं तो दे रिमेन विद द नो रिएक्शन। सम कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें फ़ौरन से जो है ना क्या हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, और सम टाइम जो है ना वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनके लिए क्या बन जाता है, डेंजरस बन जाता है। तो एलर्जेन जो है वो आपके बॉडी में सब इंडिविजुअल से एक जैसा रिएक्शन नहीं करता। सम से कांटेक्ट में आता है तो नो रिएक्शन होता है, कुछ से कांटेक्ट में आता है तो फिर डेंजरस और लिथल रिएक्शन भी हो जाता है। ये डिपेंड किस पे करता है, आपके इम्यून सिस्टम पे, कि आपके इम्यून सिस्टम ने वो जो आपका एलर्जन था उससे एक्टिवेट होने के बाद जो है ना क्या बनाना शुरू कर दी, एंटीबॉडीज़। उससे कितनी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बनना शुरू हो गई हैं, और फिर उससे एक केमिकल जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि एलर्जन जो है ना वो कुछ इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है, कुछ को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता, और कुछ को इतना अफेक्ट करता है कि वो फॉरेन बॉडी जो है या एलर्जन है वो किसके लिए क्या बन जाता है, डेंजरस बन जाता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कौन से? पॉलेंस है, डस्ट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ड्रग्स हो सकती है, फूड हो सकता है, परफ्यूम्स एंड द प्लांट एंड स्मोक। जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस क्या हैं? अब है इनहेलेंट्स एलर्जेंस। इनहेलेंट्स का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है वो एलर्जेंस जो कि आप सांस के ज़रिए, वो एलर्जेंस जो कि सांस के ज़रिए आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं आर कॉल्ड द इनहेलेंट्स एलर्जेंस। वो कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल है उसकी पोलेंस। पोलेंस क्या होते हैं? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स। पोलेंस जो है ना इज़ द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासेस, and they are microscopic in size. Pollens are the most common cause of seasonal allergy and sometimes known as hay fever. Pollens क्या होते हैं? ये सेल पार्ट होते हैं ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, और in few seasons they can cause the seasonal allergic rhinitis और hay fever. हे फीवर कॉज सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस कॉज करते हैं। हे फीवर HAYFEVER, या फिर
हे फीवर भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, डस्ट माइट्स, माइट्स किसे कहते हैं? माइट्स, dust mites are also microscopic organism that can live and thrive through the homes and the school। ये घरों में भी मौजूद होते हैं और ये स्कूल्स में भी मौजूद होते हैं। ख़ुसूसी तौर पे कहाँ पे मौजूद होते हैं? बेडिंग एंड पिलोज, बेडिंग एंड पिलोज एंड अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। वो फर्नीचर ख़ुसूसी तौर पे जो फोमिंग के साथ जो है ना कवर्ड होता है, ख़ासूसी तौर पे इनकी ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है। माइट्स किसे कहते हैं? जिसे हम उर्दू में कहते हैं खटमल। देखा है कभी आप लोगों ने? देखा है कभी? देखा है? छोटे छोटे होते हैं वो, अक्सर फर्नीचर में, बेडिंग में या फिर जो है ना कारपेट्स में इस तरह से वो हो जाते हैं। तो वो भी जो है ना आपको एक तरह की एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्नीजिंग, स्वेलिंग ऑफ द नेजल कैविटीज एंड द आई लैक्रिमेशन। व्हाट इज आई लैक्रिमेशन? आई लैक्रिमेशन नहीं पता? आई लैक्रिमेशन, आई लैक्रिमेशन का मतलब ये है कि वो एलर्जी जिससे आपकी आंखों से पानी जारी होना शुरू हो जाए। आई लैक्रिमेशन। लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं आइस में दैट प्रोड्यूस टीयर्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है ना वो आपके आंसू पैदा करते हैं और आई लैक्रिमेशन जो है ना इन रिस्पॉन्स टू द एलर्जी जो है ना आपकी आई सिक्रीशंस जो है निकलना शुरू होती हैं, आंसू निकलना शुरू होता है, वो कहलाता है आई लैक्रिमेशन। अच्छा, इंजेस्टेंट एलर्जेंस कौन से होते हैं? इंजेस्टेंट एलर्जेंस, फूड एलर्जी, वो एलर्जेंस जो कि आप खाने के ज़रिए जो है ना ले लें, वो कहलाते हैं इंजेस्टेंट। इंजेस्ट कर लिया आपने, इंजेस्टेंट एलर्जेंस। उसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? मिल्क से हो सकती है, एग, वीट, सोयाबीन, ट्री नट्स, पीनट्स, मूंगफली, ट्री नट्स, फिश एंड द शेल फिश। इनसे भी जो है ना एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे इनके? वॉमिटिंग, डायरिया। सिम्टम्स क्या होंगे इनके? वॉमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स, हाइव्स। हाइव्स क्या है? स्किन रैश। हाइव्स क्या है? स्किन रैश, स्वेलिंग, एक्जिमा, रेडनेस ऑफ द स्किन, इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग्स, माउथ, इचिंग और द टाइटनेस इन द थ्रोट। आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है जी। इचिंग और द टाइटनेस इन थ्रोट, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, वीजिंग, लोअर बीपी। ये किसके इलामात हैं? इंजेस्टेंट एलर्जी के। लोअर बीपी इज़ ऑल्सो बिकम वेरी मच फैटल। अगर आप कभी इंजेक्टेबल किसी को रिएक्शन कर जाए तो उसमें बीपी जो है ना वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। तो बीपी लो भी जो है ना किसकी एग्जांपल है? एलर्जिक सिम्टम्स में आता है। तो अगर इंजेस्टेंट है, खाने के ज़रिए आपने ले ली, तो वो उस एलर्जी से भी ये इलामात पैदा होंगे। अब है इंजेक्टेबल एलर्जेंस। वो कौन से होंगे? आपके जो इंजेक्टेबल हैं मेडिसिन के, स्पेशली कौन सी? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में भी कौन सा ग्रुप? पेनिसिलिन ग्रुप। अक्सर लोग पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। एमॉक्सिल जैसे इंजेक्शन है, अगर वो उससे जो है एलर्जिक होते हैं। तो इंसेक्ट बाइट और साथ में जो है दूसरा कौन सा है? कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं अगर वो बाइट कर जाते हैं तो वो ऐसे पॉइजनस केमिकल आपकी बॉडी में वो छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो उसके जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से जो है ना आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, लोकल साइड इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, बीपी लो हो जाता है, डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है, ये इलामात पैदा होती हैं। तो उसके एग्जांपल क्या? इचिंग और द हाइव्स ओवर द ऑलमोस्ट बॉडी। पूरी बॉडी पे आपको छोटे छोटे रेड निशानात जो है ना ज़ाहिर होते हैं। दैट शोज़ दैट कि ये जो है ना आपको इंजेक्टेबल से एलर्जी हुई है। स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, टाइटनेस इन चेस्ट, डिजीनेस, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हॉर्स वॉइस
आवाज़ में भारीपन पैदा होना एंड स्वेलिंग ऑफ द टंग। ये रिएक्शन जो है ना सम टाइम बिकम लीथल और पेशेंट की जो है वो जान भी जा सकती है। कॉन्टैक्ट एलर्जी, कॉन्टैक्ट एलर्जेंस का मतलब क्या है, कुछ जो है ना ज्वेलरी से रिलेटेड जैसे कॉपर या आयरन की ज्वेलरीज होती हैं वो भी जो है ना एलर्जी कॉज करती हैं स्किन की। कॉस्मेटिक एलर्जी भी होती है और पेस्ट एलर्जी, एनिमल एलर्जी। जो एनिमल होते हैं, जो उनका फर होता है एनिमल्स का, जो स्किन होती है उसमें जो है ना कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्पोर्स जो है ना एलर्जी कॉज करते हैं। या सम टाइम उनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल से भी जो है ना एलर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनिमल पेस्ट से आपको कॉन्टैक्ट एलर्जी प्रोड्यूस होगी। उसमें जो एनिमल एलर्जी है वो स्किन, डेंडर, सलाइवा एंड यूरिन उसका लीथल होता है। एनिमल एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि उनके जो यूरिन है, उनका जो सलाइवा है एनिमल का, जो पेस्ट एलर्जी है एनिमल एलर्जी, और एनिमल एलर्जी एनिमल्स के यूरिन से, उसके सलाइवा से या उसके जो स्किन है उसमें जो है ना एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, वो प्रोटीन जो है ना एलर्जी का बाइस बनती है। यह हमारा आज का लेक्चर।